ज्योग्राफी सिक्स्थ का आज हमारा चैप्टर 2 है और ज्योग्राफी का असल नाम है, जो बुक का असल नाम है, दैट इज़ द अर्थ आवर हैबिटेट। तो इसमें दूसरा चैप्टर जो है दैट इज़ ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ग्लोब तो आपको पहले से ही पता है, हम इसका इस्तेमाल आम तौर पर करते हैं यहाँ पर। तो अब इसके बारे में, इस ग्लोब की पर्टिकुलर जो इसका यूज़ है, कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है और किस तरह से हमारे लिए मुफीद है ज्योग्राफी में, तो ये आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे तो ग्लोब के साथ दो चीज़ों को इसने चैप्टर के नाम के तौर पर मिलाया है, दैट इज़ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। तो इनको लॉन्जिट्यूड भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो हम आमतौर पर कश्मीर में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, तो लॉन्गिट्यूड आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए, इट इज़ लॉन्जिट्यूड है। तो ग्लोब जो है ये असल में है क्या, तो हमारे पास मौजूद है इस ग्लोब। तो ए ग्लोब इज़ एन एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। तो इसका नोट्स में भी मैंने आपको इसकी एक बहुत बड़ी पिक्चर आपको दे दी है, तो वो भी आपके ज़ेरे नज़र रहेगी। तो ये असल में ज़मीन को एक्यूरेट मॉडल के तौर पर रिप्रेजेंट करती है। ये ज़मीन को हूबहू, उसकी एक हूबहू शक्ल का एक नमूना है, यानी ज़मीन किस तरह की दिखती है। दैट शो द शेप, सबसे इंपॉर्टेंट, ज़मीन की असल शक्ल को ये वाज़ह करता है। मैप ऐसा नहीं करता है। लैंड्स इस पर किस तरह से है, मुख्तलिफ ज़मीनें इसकी जो है, और ओशंस, इसके अलावा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कि कौन सी जगह किस तरफ है, कहाँ पर वाक़ है, ये सारा जो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो भी है वो ग्लोब रिप्रेजेंट उसको करता है। द ग्लोब्स आर ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स। आगे चलकर आपको पता चलेगा इसका टाइप भी, इसका साइज भी मुख्तलिफ होता है, कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ पॉलिटिकल होते हैं, तो ये चीज़ें आपको आगे चलकर पता चलेंगी। ग्लोब कैन बी रोटेटेड लाइक द अर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा इसका यह है कि ग्लोब को हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं इस चीज को समझाने के लिए बच्चों को कि किस तरह से जमीन जो है रोटेशन कैसे करती है, रोटेशन कैसे करती है, ये भी रोटेट होता है। और इसमें एक खास चीज होती है, इसका एक बीच में जो डंडी होती है जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, तो उससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बच्चों को। तो व्हाट्स दैट एक्सिस? द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो जमीन के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन को हम समझते हैं कि इस जैसे टॉप स्पिन होता है, बिरबतन या था इसका लट्टू, तो उस लट्टू के बीच में वो जो होते हैं जिसके गिर्द वो घूमता है, तो उसकी जो डंडी होती है जिस पर हम उसको घुमाते हैं, तो इसी तरह इसकी भी डंडी बीच में होती है जिस पर ये घूमती है। तो ये इमेजिन किया हुआ है हमने कि इस तरह की डंडी पर ये घूमती है जमीन। एंड जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स को ग्लोब के ऊपर जो है दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है, और इन पॉइंट्स को पोल्स कहते हैं। आगे चलकर आपको पता चलेगा। नीडल थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ द अर्थ। और यही जो है, इसी तरह की सुई हमने किसके अंदर डाली है, डंडी डाली है किसके अंदर, ग्लोब के अंदर। तो ये रिप्रेजेंट करती है किसको, जमीन की एक्सिस को। हालांकि एक्सिस जमीन के अंदर डंडी नहीं है, हम इसको इमेजिन करते हैं कि इस तरह से है, हम इसके बारे में ख्याल करते हैं कि इस तरह की डंडी, आप समझ लीजिए कि इसी के गिर्द ये घूमती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है ग्लोब का? इट शोज द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जमीन की हूबहू शक्ल को हमारे सामने रखता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट ऑकर एंड सीजन्स आर काज्ड। और जो दो फिनोमिनन सबसे बड़े जमीन पर पाए जाते हैं और इंसानों को जिनके बारे में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है कि हम इनके बारे में सीखें, ये क्या चीज़ें हैं जब इंसान बड़ा होता है, तो वो होते हैं दिन रात कैसे बनते हैं, ये सीजन, कभी सरमा, कभी गर्मा, कभी बहार, कभी खज़ां, ये कैसे आते हैं, ये सारा जो है इसको हेल्प करता है। यानी ग्लोब हमें मदद करता है इस चीज़ को समझने के लिए। इट गिव्स द आइडिया ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। और जमीन का जो झुकाव थोड़ा बहुत अपनी एक्सिस पर जो उसका झुकाव है, आपने ग्लोब को देखा होगा कि ग्लोब को जब हम नीचे रखते हैं तो वो ऐसे बैठता है, तो उसमें टिल्ट आ जाता है। तो ये ग्लोब जो है थोड़ा सा उल्टी दिशा में बैठता है, तो उसको हम टिल्ट कहते हैं। ये टिल्ट जमीन का असल में है, ये टिल्ट जमीन की एक्सिस का असल में है। और इस टिल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लोब ही वाहिद जरिया है जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि टिल्ट किस तरह का है। इट शोज अस द एग्जैक्ट लोकेशन एंड एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस।
और अब अगर हम ज़मीन के बारे में कहेंगे कि देखिए कॉन्टिनेंट एशिया फलानी जगह पर है, अफ्रीका फलानी जगह पर है, यूरोप फलानी जगह पर है, तो ये असल में हाइपोथेटिकल बनेगा। लेकिन जब हम ग्लोब पर देखेंगे तो एग्जैक्ट हमें पता चलता है कि अफ्रीका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, अमेरिका कहाँ है और एशिया कहाँ है। समझ रहे हैं? तो इसी तरह ओशंस जो हमारे हैं, मुख्तलिफ ओशंस, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ये सारे के सारे ओशंस भी हमें पता चलते हैं और इनका वो हुजूम भी, यानी कितने बड़े हैं ये, वो भी समझ आ जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ इसमें खामियां भी होती हैं। नुकसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी कमियां हैं। वो क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी। इसको हम अपने साथ नहीं ले जा सकते कि थोड़ी भारी चीज़ होती है। ओनली पार्ट ऑफ ग्लोब कैन बी सीन एट ए टाइम। और इसी तरह जब हम ग्लोब पर नज़र डालते हैं तो एक ही हिस्सा नज़र आता है, उसको घुमाना पड़ता है तब दूसरा पार्ट हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है स्फीयर की तरह है, बॉल की तरह है, तो उसका एक ही सिरा हमें नज़र आता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टडी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ। ज़मीन की कोई खास जगह को हम इससे स्टडी नहीं कर सकते, इसको होल अर्थ ये रिप्रेजेंट करता है, तो इस वजह से वहाँ पर हम मैप्स को फिर लाते हैं। It does not show towns, cities, districts, roads, railways, etc. ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पर हम इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को नहीं, हम बड़ी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आप अच्छी तरह से इस ग्लोब को, जो आपके नोट्स पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी मैंने, ये है ग्लोब की शक्ल, इमेज ऑफ द ग्लोब, इसको आप अच्छी तरह से जहन में रखिए। और यहाँ आप देख रहे हैं इसका टिल्ट, यानी झुकी हुई है पीछे की तरफ ऐसे है, तो ये खड़ी नहीं है, जो इसका आर्क जो लगा हुआ जिसमें ये फंसी हुई है, और बीच में जो ये सुई है, बीच में दिखती है ये सुई, तो ये दिस इज कॉल्ड एक्सिस, इसको हम एक्सिस कहते हैं। और ये जो इसका जो स्टैंड है, ये स्टैंड आपको लगता है कि पीछे की तरफ झुका हुआ है, तो ये टिल्ट कहलाता है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? चलिए आगे। अब इस पर अगर आप देखोगे, इस पर लाइन्स खींची हुई है ना, आगे चलकर मैं फिर बताऊंगा। इस पर ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें हैं और दाएं से बाएं की तरफ भी लाइनें जा रही है। इनको क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज। अब इसमें या तो यही जो हमें आगे चलकर ग्लोब के साथ जो दो लाइनें ऊपर दी हुई है, लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, तो ये लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड जो है यही दिए हुए हैं इस पर। अब लॉन्जिट्यूड किसको कहते हैं, लैटिट्यूड किसको कहते हैं, ये हम आगे चलकर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये लैटिट्यूड जो है ये पैरेलल लाइन्स है, असल में लाइन्स नहीं है, ये सर्कल्स है। आगे चलकर आपको ये समझ आ जाएगा ग्लोब पर, क्योंकि ग्लोब को अगर हम फ्लैट ले लेंगे, फ्लैट सतह पर ले लेंगे, मैप पर उतारेंगे इसको, तो ये हमें लाइन्स दिखाई देंगी। लेकिन अगर ग्लोब पर इसको हम देखेंगे तो ये सर्कल्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? असल में है ये सर्कल्स ही, लेकिन है ये सारी इमेजिनरी, यानी कोई ठोस चीज नहीं है। जमीन के ऊपर हमने बेर जमीन पर बना सकें, ये सारी लाइनें, इसका सारा सिस्टम जो है ग्लोब के साथ है, और हम इसको इमेजिन करते हैं, हम इसको ख्याल करते हैं, ये तखय्युल में हम लाते हैं। सो ऑल इमेजिनरी पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जितने भी सर्कल्स इस पर लगाए हुए हैं आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इन्हीं को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। क्लियर? लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, इनको हम डिग्रीज में, यानी जमीन के सेंटर से हम एंगल डालते हैं, जो आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, तो उसी के हिसाब से इसमें डिग्रीज आती है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट इज द 0 डिग्री, और जो इक्वेटर है वहां पर हम समझते हैं कि ये फ्लैट लाइन है, ये 0 डिग्री है, तो ये उसको हम बेस मानते हैं, प्लेन मानते हैं इसको। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of the circle round the earth, और अब अगर हम देखेंगे कि जमीन से पोल्स की तरफ हम इसको लेते हैं कि ये जमीन का 1/4 है, 1/4 हिस्सा है, 1/4 है चारों तरफ, तो इससे क्या बनता है? इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज। और आपको पता है कि जो हमारे पास वो डिवाइडर ये वो क्या कहते हैं, वो प्रोटेक्टर होता है, तो उसमें 160 डिग्रीज 180 डिग्रीज होते हैं, और जब उसको जमीन की शक्ल का हम गोल बनाएंगे पूरा, तो वो कितने 180 कितना होगा? 360। तो ये 360 का जो एंगल जो है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें पोल्स का जो असल मेजरमेंट है वो पता चलेगा। दैट इज 90 डिग्रीज। Thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole। इसलिए हम
ऊपर वाले हिस्से को, जो ग्लोब का ऊपर वाला हिस्सा, जब हम ग्लोब जमीन इस पर टेबल पर रखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा जो है नॉर्थ पोल कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल कहलाता है। तो ऊपर वाला 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे वाला 90 डिग्री साउथ। As such our parallels north of the equator are called north latitudes। और जितने भी अब इक्वेटर से ऊपर की तरफ है उसको हम नॉर्थ, उन सबको नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं, यानी ये शुमाली लैटिट्यूड है, समझ रहे हैं। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। और जब हम जुनूब की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, सारे लैटिट्यूड्स यहां से साउथ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। और फिर हम इनको या तो हम नॉर्थ और साउथ जितने भी, अगर किसी भी लैटिट्यूड का हम नाम ले लेंगे, मिसाल के तौर पर हमको साउथ में कहना है कि 10 डिग्री लैटिट्यूड पर फलानी मुल्क वाक़ा है, तो हम कहेंगे 10 डिग्री 10 उसके ऊपर छोटा सा वो 0, तो आगे चलकर आपको पता चलेगा वो डिग्री जो है उसके साथ लिखेंगे, या तो लिखेंगे नॉर्थ या लिखेंगे साउथ। लेकिन अब शॉर्टकट करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर कैपिटल N और कैपिटल S। तो पढ़ते हैं इसको, लेकिन पढ़ने में आप इसको N और S नहीं पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए, अगर ये डिग्री के पास लगा हुआ N मिलेगा आपको या S मिलेगा आपको, तो इसको आप नॉर्थ पढ़ेंगे या फिर साउथ पढ़ेंगे। Latitude is an imaginary horizontal line that makes a circle around the earth from east to west। अब आपको ये पता चल गया कि हम इसको लाइन कभी क्यों बोलते हैं तो कभी सर्कल क्यों बोलते हैं। ये असल में इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। लैटिट्यूड सारे के सारे ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं that make a circle, जो असल में सर्कल बनाती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जमीन के गिर्द। क्योंकि जमीन गोल है, जब हम इस लाइन को खींचेंगे तो आर पार जब हम इसको करेंगे तो ये बड़ा सा सर्कल बनेगा, बड़ा सा सर्कल बनेगा। ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू इक्वेटर। जितने भी लैटिट्यूड्स अब इसके ऊपर आप डालेंगे सारे पैरेलल हैं, किसके, इक्वेटर के। यानी इसको हम उर्दू में खते इस्तिवा कहते हैं, लेकिन अब आप इक्वेटर ही समझिए, क्योंकि दो तरह की टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखना, इसलिए मैं लैटिट्यूड को लैटिट्यूड ही बोलता हूं और लॉन्जिट्यूड को लॉन्जिट्यूड ही और इक्वेटर को इक्वेटर ही बोल रहा हूं। ये टर्मिनोलॉजी इसी तरह याद रखनी चाहिए। सिर्फ आपको समझ आ जाना चाहिए कि इक्वेटर बोलते किसको है, यानी जो दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में जमीन को बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। द लैटिट्यूड्स रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये ईस्ट वेस्ट की तरफ, यानी ईस्ट की तरफ हम इनको मानते हैं कि हमने ईस्ट की तरफ इनको खींचना है। लैटिट्यूड्स मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। और जब हमें डिस्टेंस इससे मापनी होगी तो इक्वेटर से डिस्टेंस किस तरह मापी जाती है, इसको हम नॉर्थ से साउथ की तरफ मापते हैं, खींचते हैं इनको ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लेकिन जब हमें डिस्टेंस मालूम करनी होगी तो हम इक्वेटर से मानते हैं कि नॉर्थ की तरफ कितने डिग्रीज हैं और साउथ की तरफ कितनी डिग्रीज कोई चीज दूर है। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू वन अनदर एंड नेवर मीट ईच अदर। लैटिट्यूड पैरेलल आपस में है, इसलिए पैरेलल इसी को, इन लाइन्स को इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आपस में कहीं मिलती नहीं है जमीन पर। लैटिट्यूड्स मीट द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल्स। आगे चलकर जब हम लॉन्जिट्यूड पढ़ेंगे उसमें एक खास चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, दैट इज प्राइम मेरिडियन। तो जिस तरह 0 डिग्री हम मानते हैं इक्वेटर को सेंटर में मानते हैं, इसी तरह वर्टिकली भी हमने एक लाइन खींची है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। आगे चलकर आपको इस लेसन में पता चलेगा। तो उसके साथ ये हर जगह पर राइट एंगल को काटते हैं, समझ रहे हैं। लॉन्जिट्यूड्स गेट शॉर्टर एज दे मूव टुवर्ड्स पोल्स। अगर आप इस शक्ल को फिर से देखेंगे, जितने भी लॉन्जिट्यूड्स हैं ये छोटे हो रहे हैं। सबसे बड़ा सर्कल तो फिर बीच में है इक्वेटर का, फिर ये इससे छोटा है, ये छोटी, इससे छोटी लाइन है, इससे छोटी लाइन ये है, इससे छोटी लाइन, और लास्ट में पोल्स पर आके ये डॉट हो जाता है। ये लाइन नहीं रहती है, फिर क्या बनता है, डॉट बन जाता है। नाउ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब चूंकि हमने लैटिट्यूड बहुत पढ़े हैं, इसमें खास लैटिट्यूड कितने हैं, खास लैटिट्यूड कितने हैं। एक होते हैं रेफरेंस पॉइंट्स के तौर पर हम इनको पढ़ें, नहीं हम पढ़ेंगे कि खास लैटिट्यूड जिनकी हमें आम तौर पर ज्योग्राफी में जरूरत पड़ती है। दे आर 7। कितनी है वो, 7। देयर आर 7 इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। जब हम डिग्री का नंबर देखते हैं तो रेफरेंस पॉइंट्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स में हमें 7 रेफरेंस पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब।
जहां तक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की नंबरिंग का सवाल है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 7 बेसिक पॉइंट्स हम बार बार इनको पढ़ते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट्स बनते हैं हमारे। नंबर 1 इज इक्वेटर 0 डिग्रीज एट द सेंटर, ये बीच में है, जमीन के बीचों बीच 2 हिस्सों में जमीन को तकसीम करता है, ग्लोब को तकसीम करता है, इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। कितने? 0 डिग्री। नंबर 2 नॉर्थ पोल। अब हमने ऊपर सीखा ये नॉर्थ पोल कहां पर है, ये 90 डिग्रीज पर है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है डिग्री के साथ, डिग्री वो छोटा सा दायरा मैंने लगाया है, ठीक, इसको डिग्री कहते हैं। उसके बाद लिखा है एन। अब क्या पढ़ोगे आप? नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ। बात समझ आई? इसको पढ़ना कैसे है? नॉर्थ पोल 90 डिग्रीज नॉर्थ। क्लियर? अब मैं फिर पढ़ूंगा तीसरा, थर्ड वन इज साउथ पोल 90 डिग्रीज साउथ। क्लियर? ये कितने आ गए? 3। चौथा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 होल 1/2 डिग्रीज नॉर्थ, 23.5 डिग्री उर्दू में हम इसको कहते हैं। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 5वां रेफरेंस पॉइंट 23 होल 1/2 डिग्रीज साउथ। अब अगर आप इसमें देखोगे एक सिमिलरिटी आपको नजर आएगी, ऊपर वाली भी एक लाइन उसी नंबर की, नीचे वाली भी एक लाइन उसी नंबर की। बात समझ रहे हैं? नंबर 6 आर्कटिक सर्कल 66 होल 1/2 डिग्रीज नॉर्थ। अब एंटार्क्टिक सर्कल का नंबर मुझे आप खुद बताइए क्या होगा? 66 डिग्री 1/2 साउथ। तो इसका मतलब है ऊपर भी वही लाइन हम लेते हैं, नीचे भी वही लाइन लेते हैं। तो इससे होता क्या है, क्यों होता है ऐसा? इक्वेटर के बाद हम आगे चलकर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें आपको यह सारा समझ आएगा ये रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है। लेट अस गो अहेड। इक्वेटर क्या है? अब इक्वेटर को हमने बार बार पढ़ा, और इट इज द लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये वो लाइन है, वो सर्कल है जो जमीन के बीचों बीच जाता है ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जमीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, इमेजिनरी, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। एक तरफ फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है बॉल, उस बॉल के 2 टुकड़े आप मान लीजिए अब हो गए। अब ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। इट मेक्स द लार्जेस्ट सर्कल एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, और 0 डिग्री लैटिट्यूड पर यह सबसे बड़ा जमीन के ऊपर इमेजिनरी सर्कल है। इट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये मैंने पहले भी बताया 2-3 दफा आपको। अब इमेज ऑफ लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड की इमेज है, सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड यहां रखे हैं, बाकी जितने भी। अब इसमें डार्क लाइन्स ऊपर से नीचे की तरफ है, ब्राइट लाइन्स जो हैं, जो भी लाल लाइनें आपको दिख रही हैं, बड़ी लाइनें दिख रही हैं, मोटी लाइनें दिख रही हैं, ये ही असल में लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। क्लियर? बीच वाली, सेंटर वाली जो बड़ी लाइन खींची हुई है, दिस इज इक्वेटर। लिखा नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे, दिस इज इक्वेटर। और ऊपर नीचे जितने भी इसमें ये रेड लाइन्स खींची हुई है, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी लैटिट्यूड्स हैं। क्लियर? और फिर हमें डार्क लाइन्स दिखाई देती है ऊपर से नीचे की तरफ। अब तो इनको हम क्या कहेंगे वो आगे चलकर देखेंगे, लेकिन हमें लैटिट्यूड्स और अभी हमने जो रेफरेंस पॉइंट्स पढ़े थे, 7 बेसिक रेफरेंस पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे, या इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स हम कहेंगे, तो उनके हिसाब से एक खास चीज जमीन पर बनता है, दैट इज कॉल्ड, उनको हम कहते हैं हीट जोन्स। तो लैटिट्यूड और हीट जोन का आपस में बहुत जबरदस्त ताल्लुक है। ये हीट जोन होता क्या है? आपने सुना होगा कि फलानी जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी है और फलानी जगह बहुत ज्यादा सर्द है। मिसाल के तौर पर अगर हम आपसे कहेंगे कि दुनिया में सबसे गर्म तरीन जगह कौन है, तो आप कहेंगे सहारा डेजर्ट। तो अब आप कहें, आपसे पूछा जाएगा कि सर्द तरीन कौन सी जगह है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो यहाँ रशिया में है गोबी डेजर्ट। तो वो भी डेजर्ट है, वो भी डेजर्ट है, वो सर्द क्यों है, ये गर्म क्यों है? इसकी बुनियादी वजह यही है कि लैटिट्यूड पर वो कहां वाक़या है, जमीन के किस लैटिट्यूड पर यह जगह आती है। तो उन लैटिट्यूड्स के हिसाब से हीट जोन्स बनते हैं। जमीन के ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ती है, उस रोशनी का खास असर खास जगहों पर होता है लैटिट्यूड के हिसाब से। सबसे ज्यादा जो रोशनी पड़ती है, सबसे ज्यादा जो वर्टिकल और तेज रोशनी पड़ती है, वो पड़ती है इक्वेटर पर। जितना अब लैटिट्यूड ऊपर की तरफ चला जाएगा, पोल्स की तरफ जितना भी हम जाएंगे, तो ये कम हो जाएगा, चाहे हम नॉर्थ की तरफ जाए, चाहे हम साउथ की तरफ जाए। और जो टिल्ट है, ये भी अपना काम करता है, इससे सीजन्स बनते हैं। आगे चलकर ये भी आपको पता चलेगा। नाउ लेट अस सी, जो हीट जोन्स हमारे पास हैं, उनको हम पहले देखेंगे कि उनके
नंबर्स कितने हैं? हमारे पास हीट जोन जो है ये 5 हीट जोन हैं। कितने? 5। सॉरी, ये 3 हीट जोन है, मैं 5 कह रहा हूं। इनके बारे में हम 5 चीजें नोट करेंगे। कितने? 3 हीट जोन। पहले हम हीट जोन का नाम ले लेंगे। नंबर फर्स्ट इज टॉरिड जोन, नंबर सेकंड इज टेम्परेट जोन, नंबर थर्ड इज फ्रिजिड जोन। 5 इसलिए मैंने कहा है क्योंकि साउथ में एक आता है, नॉर्थ में एक आता है, साउथ में एक, और बीच में सेंटर में एक ही आता है टॉरिड जोन, वो 2 तरफ है, इसलिए भी मैंने 5 कहा था। तो हालांकि है ये 3 ही मौसम के एतबार से। नाउ लेट अस सी, इनमें हम सबसे पहले देखेंगे लोकेशन। टॉरिड जोन अगर हमने पढ़ा तो कहां है ये टॉरिड जोन? टॉरिड जोन वाक़ा है लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो अभी जिसका हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, और इसके आसपास जो है जो बीच में इसके इक्वेटर है, और इक्वेटर के आसपास पाया जाता है। क्लियर? अब ये वाला हिस्सा जो है टॉरिड जोन कहलाता है। अब इसकी जो डिग्रीज हैं वो लिखा हुआ है नीचे, लाइज बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ लिखा है। कहां पर है ये? अब सन रेज इस पर क्या पड़ती है, किस तरह की पड़ती है? डायरेक्ट एंड वर्टिकल द होल ईयर, पूरे साल कहीं ना कहीं पर इसके ऊपर जो है आसमान से जो सूरज की रोशनी आती है वो सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। और सीधी के साथ साथ वो छोटी भी रेज होती है, यानी उनका सफर जो है कम होता है, तो इस डिस्टेंस कम होती है उनकी, नजदीक होता है सूरज, इस वजह से यहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। और पोजीशन ऑफ द सन डायरेक्टली ओवरहेड वन सही है। और साल में हर लैटिट्यूड को क्रॉस करते हुए एक एक जगह पर सूरज जो होता है हर जगह को एक मर्तबा टच करता है ओवरहेड। समझ रहे हैं? और इसी के बीच में जमीन जो है वो सूरज के बिल्कुल पास में रहती है, नजदीक में रहती है। टेम्परेचर वेरी हॉट। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, दैट इज टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन में हम सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे। कहां पर है ये? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, जो ऊपर हमने पढ़ा। अभी इसका हम देखेंगे आर्कटिक सर्कल का 66 होल 1/2 डिग्रीज, तो वो नीचे आएगा। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैंने 5 बताए थे। इस वजह से ये ऊपर भी है, ये नीचे वाले भी है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका एक पार्ट, सदर्न हेमिस्फीयर में एक पार्ट, और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? तो इसके 2 पार्ट्स। अब इसकी लोकेशन बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66 होल एंड हाफ डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बात समझ आई? इक्वेटर से ऊपर की तरफ पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, एंड बिटवीन 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ? बात समझ आई? कहीं पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा? यानी एक पार्ट इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक पार्ट इसका सदर्न हेमिस्फीयर में। ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, और नीचे जो है सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो हिस्सा बनता है वो बनाता है क्या? टेम्परेट जोन। अब ये रेफरेंस पॉइंट हमने दी, वही जो ऊपर मैंने कहा कि हमें 7 रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए जिनको हम पहचानते हैं और जिनके बारे में हम बात करते हैं, और फिर हमें समझ आता है कि हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं। क्लियर? उसके बाद अब आता है इस पर जो सन रेज होती है, स्लांटिंग द होल ईयर, टीडी बनती है, तिरछी पड़ती है इस पर, सीधी कोई लाइट नहीं आती है इस पर। नेवर शाइन इज ओवरहेड, सन नेवर शाइन इज ओवरहेड। सूरज इसके ऊपर कभी भी डायरेक्टली नहीं चमकता है, और इसका टेम्परेचर मॉडरेट है। इसका टेम्परेचर अब हम देखेंगे एक और जोन, दिस इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। फ्रिज का नाम आपने सुना होगा। व्हाट इज फ्रिज? यानी रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं। तो इसमें होता क्या है? असल में सर्दी बहुत ज्यादा होती है। अब फ्रिज हम इसको कहते हैं, तो फ्रिजिड जोन होगा कैसा? ठंडा होगा। वेरी गुड। ये कहां से कहां तक है? बिटवीन आर्कटिक सर्कल। अब नॉर्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ही आप आर्कटिक सर्कल दिमाग में आएगा, नॉर्थ आपके दिमाग में नॉर्थ आना चाहिए। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके दिमाग में आएगा तो नॉर्थ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर? तो ये ऊपर के रेफरेंस पॉइंट्स है। और नॉर्थ का कॉन्सेप्ट आएगा तो नॉर्थ पोल भी आपके दिमाग में आएगा। क्लियर?
तो 3 रेफरेंस पॉइंट्स ऊपर, 3 रेफरेंस पॉइंट्स नीचे और एक सेंटर में, दैट इज इक्वेटर। बात समझ आई? 7 हो गए ना बराबर। अब बात बनी ना ऊपर जो हमने वो पढ़े 7 रेफरेंस पॉइंट्स, क्लियर? तो सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका पहला पार्ट जो नॉर्थ में इसका पड़ता है वो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के दरमियान आता है। हो गया नॉर्दर्न पार्ट। फिर सदर्न में क्या आता है? एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। फिर ये साउथ में आता है एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक जो हिस्सा आता है उसमें भी इसका एक पार्ट है, तो इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब एक्चुअल लोकेशन की बात करेंगे, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका है वो क्या है? बिटवीन 66.5 डिग्री नॉर्थ, वही फिर पढ़ रहे हैं 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका है? नॉर्थ पोल का है, क्लियर? और 90 डिग्री नॉर्थ इसीलिए लिखा है, क्लियर? उसके बाद ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट आ गया, उसकी लोकेशन आ गई। अब जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट साउथ में क्या है? एंड बिटवीन 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ में टू 90 डिग्री साउथ, क्लियर? बात समझ आई? तो एक्चुअल लोकेशन है। मोर स्लांटिंग, ज्यादा तिरछी, वहां हमने स्लांटिंग लिखा है, ये और ज्यादा स्लांटिंग है सन की रेज। और डज नॉट राइज अबव द होराइजन, यहां सूरज जो है कभी उफक से ऊपर चमकता ही नहीं है। उफक क्या होता है? यानी जब हम सुबह देखते हैं बहुत दूर हमें दिखाई देता है सूरज, और पोल्स में हमेशा ये ऐसा ही दिखता है बहुत दूर, दिन भर ये हमारे नजदीक कभी आता ही नहीं है वहां पर। इसी तरह शाम को हम बहुत दूर इसको देखते हैं, बिल्कुल होराइजन पर जो है धूप नजर आती है, और दिन में कभी भी हमारे नजदीक नहीं आता है, नेवर। लेकिन हम यहां देखते हैं, हम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इसको करते हैं, हालांकि हम भी जो है हम किस जोन में रहते हैं? वी आर लिविंग इन टेम्परेट जोन। किस जोन में? टेम्परेट जोन में हम रह रहे हैं। इस वजह से हमें थोड़ा बहुत जो है गर्मी ठीक ठाक महसूस होती है, लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे, ओवरऑल हमारे यहां भी ज्यादा गर्मी उस हिसाब से नहीं पड़ती है जितनी टॉर्रिड जोन में पड़ती है। अब ये हीट जोन जो है उसकी इमेज इस तरफ आप अपने नोट्स को उल्टे तो एक बहुत बड़ी इमेज मैंने आपको दे रखी है। तो ये ऊपर नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल से नीचे आप देखेंगे, नीचे लिखा है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के सेंटर में लिखा हुआ है फ्रिजिड जोन। अब सीधे नीचे आ जाइए, उसी कलर का नीचे लिखा है साउथ पोल, फिर लिखा है एंटार्क्टिक सर्कल, और बीच में लिखा है फ्रिजिड जोन। बात समझ आई? 5 इसीलिए मैंने कहा था, क्लियर? अब फिर आर्कटिक सर्कल ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ हम जाएंगे, तो बीच में लिखा है नॉर्थ टेम्परेट जोन। अब इसके नीचे लिखा है साउथ टेम्परेट जोन। तो इसका मतलब है वो नॉर्थ के इलाके में पाया जाता है, लेकिन है ये एक जैसे ये जोन, और कलर भी इनका एक जैसा है। कलर कोटिंग जो आप देख रहे हैं ये एक जैसी है। और एक तरह से अगर हम देखेंगे, जो बीच में टॉर्रिड जोन दिखता है आपको, ये भी असल में इसका एक पार्ट नॉर्थ में, एक पार्ट साउथ में, लेकिन जुड़े हुए इस वजह से कि दोनों ये किसके इर्द गिर्द आते हैं? इक्वेटर के इर्द गिर्द आते हैं। बात समझ आई? तो क्लियर हुआ? इसमें और कुछ पूछना है? और इनकी डिग्रीज भी दी हुई है, और इससे आपको और ज्यादा वाज़ा होगा, इसको बाद में और ज्यादा इस इमेज को अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे। लेट अस गो टू नाउ लॉन्जिट्यूड्स। व्हाट आर लॉन्जिट्यूड्स? अब लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स तो हमने पढ़े, उसे हीट जोन्स बनते हैं। इक्वेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये दिमाग में रखना, बार बार रखना। इनकी एक्यूरेसी, जो इनका नंबर है, वो भी याद रखना। अब लॉन्जिट्यूड की बात करेंगे। लॉन्जिट्यूड इज द इनविजिबल वर्टिकल लाइन दैट रन्स अराउंड द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब अगर हम नॉर्थ पोल को और नीचे साउथ पोल को ले लेंगे और ऊपर से नीचे लाइन खींचेंगे ग्लोब पर, ये बन जाता है हमारा लॉन्जिट्यूड। इसको मेरिडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिडियन। इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड भी कहते हैं। टू फिक्स पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस। अब अगर हमें एग्जैक्टली किसी जगह को जमीन पर दिखाना होगा कि ग्लोब पर यह कहां वाक़या है, तो वहां पर सिर्फ हमें लैटिट्यूड की बात ही नहीं करनी है, वहां पर एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए हमें कुछ और रेफरेंस की भी जरूरत पड़ेगी। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in Indian Ocean. 2 आइलैंड्स की हम बात करेंगे।
टोंगा आइलैंड ये पैसिफिक ओशन में है, मॉरिशस जो है इंडियन ओशन में है, और दोनों आर सिचुएटेड ऑन सेम लैटिट्यूड, ये एक ही लैटिट्यूड पर है 20 डिग्रीज साउथ, 20 डिग्रीज यानी ये इक्वेटर से नीचे की तरफ है दोनों, और किस लाइन पर है, 20 डिग्रीज पर है, किस डिग्रीज पर, 20 डिग्रीज पर। लेकिन पहले ही हमने पढ़ा कि टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशन में है और यहां मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन में है, लेकिन जब हम इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बोलते हैं तो एक ही जगह है, तो अभी अलग अलग कहां पर, फिर क्यों अलग अलग हैं? तो इसका मतलब है इनका कुछ अलग अलग भी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि लैटिट्यूड जो है ये सारी जमीन के गिर्द आ रहा है, तो हम किसी भी जगह का रेफरेंस पॉइंट बताएंगे तो अगर वो इक्वेटर पर आ है हम कहेंगे 0 डिग्री पर वाक़ा है, लेकिन एग्जैक्टली है कहां पर उसके लिए एक और रेफरेंस चाहिए, तब जाके पता चलेगा। बात समझ आई? तो इस वजह से जमीन के ऊपर ग्रिड बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ग्रिड बनाना, जाल की तरह बनाना पड़ता है इसको। तो जाल की तरह हमें इसके न सिर्फ ईस्ट टू वेस्ट लाइन्स चाहिए बल्कि नॉर्थ टू साउथ भी लाइन्स चाहिए। बात समझ आई? क्लियर हुआ? आगे देखिए आप। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, अब हमें सही ढंग से बताना है कि कहां पर ये दोनों वाक़ा है। वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ द रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब हमें ये ईस्ट वेस्ट, कोई इधर है कोई उधर है, ये किस तरह पता चलेगा? और नॉर्थ साउथ को हम फिर मरकज मानेंगे और इस हिसाब से इसका सही दिशा मालूम करेंगे। These lines of reference are called meridians of longitude। तो इस तरह की लाइन जब हम खींचते हैं जिससे हमें ये एक्यूरेसी पता चलती है तो हम उसको लॉन्जिट्यूड कहते हैं। क्लियर? द प्राइम मेरिडियन। अब लॉन्जिट्यूड करेंगे कहां से स्टार्ट? अब हमें लॉन्जिट्यूड बताने हैं। हमने अभी बताया था कि हमें लैटिट्यूड्स डालने हैं, तो हमने इक्वेटर से 0 डिग्री से स्टार्ट किया। अब लॉन्जिट्यूड्स डालने हैं तो कहां से स्टार्ट करेंगे? अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। चूंकि जमीन सेंटर में बल्जिंग है, इसमें बड़ा सर्कल बीच में बनता है, पोल्स पर ये छोटी छोटी हो रही है, तो लेकिन जब हम लॉन्जिट्यूड्स डालते हैं तो ये सीधे ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये हर जगह बराबर है, ये हर जगह बराबर है। Thus it was difficult to number the meridians। लिहाजा मेरिडियंस को कहां से शुरू करेंगे, नंबर 0 कहां से लगाएंगे, ये मुश्किल था। Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich। लिखा है ग्रीनविच, पढ़ेंगे ग्रीनिच। जो ग्रीनिच से मेरिडियन निकलता है, वायर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। उस जमाने में जो ऑब्जर्वेटरीज लगाई जाती थी तो ये सबसे बड़ी दुनिया की ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो थी यहाँ पर ग्रीनिच में कायम थी। तो इन्होंने माना कि यहाँ पर ज्योग्राफिया का सबसे ज़्यादा काम होता है, एस्ट्रोनॉमी का सबसे ज़्यादा यहाँ काम होता है, तो इस वजह से इसको हम 0 मानेंगे, सेंटर मानेंगे, क्योंकि ये ज्योग्राफिकली बी सेंटर हम मानेंगे इस वजह से क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है इस पर। बात समझ रहे हैं? तो ये वहाँ पर दिया। और दूसरा थोड़ा बहुत अंग्रेजों की दादागिरी भी चलती है ये भी आप दिमाग में रखिए। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इसको हमने नाम रखा क्या? प्राइम मेरिडियन। सॉरी। अब द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हार्स। जिस तरह हमने देखा कि 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, वो जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इसी तरह 0 डिग्री मेरिडियन और 180 डिग्री दूसरी तरफ की मेरिडियन, क्योंकि जमीन तो उस तरफ भी गोल है, आपस में मिले हुए हैं, ये भी एक तरह का सर्कल बनाते हैं। एक तरफ 0 डिग्री मेरिडियन है, एक तरफ 180 डिग्री मेरिडियन है, ये भी जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उधर हमने कहा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, यहां ईस्टर्न और वेस्टर्न। अब इधर से ऊपर से नीचे की तरफ 2 पार्ट्स हमने किए। जैसे हम सेब को काटते हैं, आप उसके सेंटर में काटेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा, लेकिन अब आप ऊपर से नीचे की तरफ काटते हैं तो एक हिस्सा इधर एक हिस्सा उधर हो जाएगा। बात समझ आई? ओके। Therefore the longitudes of a place is followed by the letter E for the east and W for the west। जैसे हमने ऊपर लिखा था N and S, तो यहां पर भी ईस्ट के लिए E लिखा जाता है, वेस्ट के लिए W लिखा जाता है। It is however interesting to note that 180 डिग्रीज यहां भी पढ़ते हैं ईस्ट एंड 180 डिग्रीज वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। अब हम ईस्ट की तरफ 180 गिनेंगे, वेस्ट की तरफ 180 गिनेंगे, 180 एक ही लैटिट्यूड है।
समझ रहे हैं? तो ईस्ट की तरफ आए तो 180 आपको मिलेगा, वेस्ट की तरफ आए 180, ये एक ही लैटिट्यूड है जमीन पर। द प्राइम मेरिडियन इज वायर इट इज कोऑर्डिनेट्स आर 0 डिग्री, और प्राइम मेरिडियन वहां से जहां से शुरू होता है, जहां कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। क्लियर? सिटीज अलोंग, अच्छा, cities with a longitude of 0 degree include Greenwich and Cambridge, Lleida, Spain and Le Havre, France. It runs through the UK, France, Africa and several areas. ये कहां से गुजरती है ये 0 डिग्री मेरिडियन? ये इन शहरों के नाम लिखे हुए हैं। ये ग्रीनिच के अलावा कैम्ब्रिज से निकलता है, लेडा से निकलता है, ली हावे से निकलता है, ये फ्रांस के इलाके हैं। और इसी तरह जिन ममालिक से ये गुजरता है तो सीधी बात है यूके से गुजरता है, ये फ्रांस से गुजरता है, और अफ्रीका से, और इसके अलावा बहुत सारे समंदरों से भी ये मेरिडियन जो है गुजरती है। तो यहाँ पर है इमेज किसके? लैटिट्यूड के। जो ये वाइट लाइन्स ऊपर से नीचे की तरफ मोटी मोटी खींची हुई है, बीच में भी आप देखेंगे वो बड़ी 3 लाइनें आप देख रहे हैं, उनको छोड़ के जो ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर वाला हिस्सा जो ऊपर सफ़ेद नजर आ रहा है, नीचे सफेद आ रहा है, जहां ये मिल रही है सभी लाइन्स आपस में, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। क्लियर हुआ? इन्हीं को हम लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। और ये लॉन्जिट्यूड जो है मेरिडियंस भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। अब लॉन्जिट्यूड से हम करते क्या है? इसे हम टाइम नापते हैं। क्या नापते हैं? टाइम। लेट अस सी लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। उधर हमने देखा लैटिट्यूड से क्या? टेम्परेचर जोन्स हम बनाते हैं, हीट जोन्स बनाते हैं, तो इससे टाइम बनता है। यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, सीजन्स और डे एंड नाइट। बात समझ रहे हैं? और उसके लिए दोनों रेफरेंस। अब कितनी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ग्लोब की, जिससे हम ये बात समझते हैं। बात समझ आई? लेट अस सी। Since the earth makes one complete revolution of 360 degrees in one day or 24 hours. नॉर्मली हम यही कहते हैं, एक्यूरेट ये नहीं है। ये इस वजह से हम कह रहे हैं ताकि आपका हिसाब किताब अच्छी तरह, जब आप बड़ी हो जाओगी तो आपको पूरा पता चलेगा कि 24 आवर्स जो है ये एग्जैक्ट नहीं है। तो मैं इस वक्त आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन हम मानते हैं 24 आवर्स। क्लियर? ओके। इट पासिस थ्रू 15 डिग्री इन 1 आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। अब अगर हम ये लॉन्जिट्यूड्स की लाइन्स को देखेंगे, इनको मापेंगे, तो एक लॉन्जिट्यूड से दूसरी लॉन्जिट्यूड पर जो फर्क हमने रखा है वो कितना है? हमने डिग्री का फर्क रखा है, हम उनको डिग्रीज बोलते हैं। तो एक एक डिग्री जो हम वहां रखते हैं, तो इस 1 डिग्री में सूरज को आने में 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री को पास करने में कितना? 4 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब है जमीन के 360 जो है डिग्रीज, 360 डिग्री जो इसकी लॉन्जिट्यूड्स बनते हैं, वो 24 घंटे बनाते हैं। 360 को आप 4 से ज़र्ब करेंगे तो वो 24 घंटे आएंगे। 4 मिनट से ज़र्ब करेंगे तो एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे लॉन्जिट्यूड पर आने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है सूरज को पास करने में, क्रॉस करने में। समझ रहे हैं? अब इससे क्या मतलब बना? इससे यह मतलब बना कि हर 15 लैटिट्यूड के बाद 1 घंटे का टाइम फर्क आ जाता है, क्योंकि 1 घंटा लगता है 15 लैंगिट्यूड्स को क्रॉस करने में, सूरज को 1 घंटा लगता है। तो अगर आप देखेंगे कोई जगह अगर आपसे 15 लैटिट्यूड दूर है तो आपके टाइम और उनके टाइम में 1 घंटे का फर्क होगा। बात समझ आई? लेट अस सी। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जमीन जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे घूमती है ये। सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड्स। लिहाजा हम हर 15 डिग्रीज के बाद हम ईस्ट की तरफ, लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाय 1 आवर। वहां 1 घंटे का फर्क आ जाता है। जब हम उसकी तरफ जाते हैं तो 1 घंटा उनका जो है टाइम जो है हमसे डिफरेंट हो जाता है। कन्वर्सली इफ वी गो वेस्टवर्ड्स लोकल टाइम इज रिटार्डेड बाय 1 आवर। अब अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा घटा लेंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो बढ़ा लेंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो घटा लेंगे। समझ रहे हैं? We may thus conclude that places east of Greenwich see the sun earlier and gain time. लिहाजा जो ग्रीनिश से ईस्ट की तरफ वाक़ा इलाके हैं तो उनमें टाइम जो है बढ़ेगा, प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। हम ग्रीनिश के ईस्ट में वाक़ा है इंडिया, तो हम प्लस ग्रीनिश के साथ हम प्लस करते हैं 5.5 घंटे। कितने? 5.5 घंटे। और अब अगर आज इस वक्त आपको ग्रीनिश का टाइम मालूम करना होगा, फिर क्या करोगे आप? अपने जो यहां इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसमें 5.5 घंटे लेस करोगे तो आपको ग्रीनिश का टाइम पता चलेगा। बात समझ आई?
So the sun, whereas places west of Greenwich see the sun later and lose time. और जो ग्रीनिश के दूसरी साइड में है, वेस्ट की तरफ है, तो वहां पर टाइम घटा लेना पड़ता, तो माइनस आता है वहां पर। और आपने वो पीएम एएम भी पढ़ा होगा, उसके बारे में भी, यानी जो अगर आप मेरिडियन से पहले है तो पीएम आपका है, अगर मेरिडियन के पीछे सूरज चला गया तो एएम आपका आ जाएगा। समझ रहे हैं? इफ वी नो जीएमटी, ग्रीनिच मीन टाइम, क्या पढ़ते हैं इसको? ग्रीनिच मीन टाइम। ये ग्रीनिच मीन टाइम है, जीएमटी, जो वो लाइन हमने बताया वहां जहां ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, टू फाइंड लोकल टाइम। अगर आपको जीएमटी पता है, लोकल स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको पता है, तो आपको अपना लोकल टाइम आपको पता चलेगा। वी merely have to add or subtract the difference in the number of hours from the given longitude। आपको उस लॉन्गिट्यूड से, जीएमटी से आपको अपने हिसाब से ऐड या माइनस करना है, तो आप अपना लोकल टाइम मालूम कर सकते हैं। यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मालूम करने के लिए आपको ग्रीनिच का टाइम मालूम करना है। ग्रीनिच का टाइम मालूम हो गया तो प्लस 5.5 घंटे लगा दीजिए तो इंडिया का टाइम आ जाएगा। ग्रीनिच का टाइम मालूम होगा तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे हटा दीजिए तो आपको ग्रीनिच का टाइम मालूम हो जाएगा। इसी तरह किसी भी मुल्क का आप टाइम निकाल सकते हैं, सिर्फ पता यह होना चाहिए कि वहां का स्टैंडर्ड टाइम क्या है। इसलिए ये स्टैंडर्ड टाइम में बार बार कह रहा हूं आपको, तो आगे चलकर स्टैंडर्ड टाइम भी पढ़ना पड़ेगा, वो क्या है। When the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। अब ये मेरिडियन के ऊपर जब सीधा सिर पर आ जाता है, इस मेरिडियन के बिल्कुल एक्यूरेट टच करता है सूरज की किरणें, तो इसका मतलब होता है यहां 12 बज गए दिन के। कितने? 12। फिर हम वहां से कैलकुलेट करते हैं, ईस्ट की तरफ हम बढ़ाते हैं टाइम को और वेस्ट की तरफ हम कम करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इससे टाइम जोन्स बनते हैं। टाइम जोन्स आगे बने हुए हैं। द टाइम जोन्स आर डिफाइंड बाय डिवाइडिंग द 360 डिग्रीज ऑफ अर्थली स्फीयर इनटू द 24 आवर्स ऑफ द डे। पहले भी हमने ये पढ़ा, 24 घंटों में हम 360 डिग्रीज को डिवाइड करते हैं। एज ए रिजल्ट ईच टाइम जोन कॉरस्पॉन्ड्स टू 15 डिग्री। लिहाजा हर 15 लैटिट्यूड्स के बाद हम समझते हैं कि एक टाइम जोन आ जाता है, अब 1 घंटे का फर्क हो जाता है ऑफ द अर्थ सर्कमफ्रेंस एंड इज द इक्विवेलेंट ऑफ 1 आवर। वो 1 घंटे का होता है, मैंने पहले ही कहा, क्योंकि हर लैटिट्यूड जो है 4 मिनट का होता है। एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड तक आने के लिए सन को 4 मिनट लगते हैं। 15 लैटिट्यूड्स को क्रॉस करने के लिए 15 चुके 60, यानी 15 4s are 60, वो हो जाता है। तो इस तरह से 1 घंटे का फासला बनता है, तो ये टाइम जोन्स अलग अलग हो जाते हैं। Why do we have standard time? अभी हमने स्टैंडर्ड टाइम की बार बार बात की। क्यों हमें स्टैंडर्ड टाइम चाहिए? ये इसलिए चाहिए क्योंकि द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर एट ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अब हर एक जगह जो है लॉन्जिट्यूड के हिसाब से अलग अलग जगहों पर वाक़ा है, तो इसका मतलब है हर जगह का लोकल टाइम अलग अलग है। और इंडिया का एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, इसी तरह हर मुल्क का एक्सटेंट है, तो हर जगह का लोकल टाइम अलग अलग हो जाएगा। अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्जिट्यूड्स। अब हमें जहाज पर चढ़ना है, हम एक लॉन्जिट्यूड पर जाते हैं उस पर चढ़ने के लिए, तो वो दूसरे लॉन्जिट्यूड पर उसका स्टेशन है, तो हम किस तरह से अपने टाइम और उस टाइम को किस तरह मापेंगे? हमें तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए पूरे मुल्क का हम क्या बनाते हैं? स्टैंडर्ड टाइम। So in India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। आसाम और गुजरात, आसाम जो ईस्ट की तरफ सबसे पहला इलाका हमें आता है, और वेस्ट में जो द्वारका आता है, गुजरात का आखिरी इलाका, इन दोनों के बीच में 1.25 घंटे का टाइम डिफरेंस है। हालांकि दोनों इंडिया के इलाके हैं, 1.25 घंटे का फर्क है। अब हम क्या करेंगे? आप सेंटर में आ जाएंगे, कहीं पर उसको भी कहेंगे आप भी आधा घंटा खा लीजिए, इसको भी कहेंगे आप भी आधा घंटा 1.25 घंटा खा लीजिए, तो बीच में कहीं हम सेट करेंगे, तो आप भी वही टाइम रखें, हम भी वही टाइम। लोकल टाइम हमेशा डिफरेंट होता है, बात समझ रहे हैं? सो देयरफॉर necessary to it is necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country। लिहाजा ये जरूरी हो गया कि किसी बीचों बीच हम कोई जगह को चुनेंगे जहां पर हम स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करेंगे और हर जगह का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो टाइम जोन ऑफ इंडिया क्या है फिर? इन इंडिया द लॉन्जिट्यूड ऑफ 82 होल 1/2 डिग्रीज ईस्ट, दैट इज वो है 82 डिग्री और 30 मिनट, इसको पढ़ते हैं, इसको मिनट पढ़ते हैं। 82 डिग्रीज
30 मिनट्स ईस्ट। ये 30 के ऊपर ये जो छोटा सा वो ऊपर लगाया हुआ है निशान, इसको मिनट पढ़ते हैं, उसको डिग्री पढ़ते हैं, इसको मिनट पढ़ते हैं। इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसी को हम इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। तो 82 डिग्री, 82.5 डिग्री को अगर आप ग्रीनिच के हिसाब से तोलेंगे, 4 से इसको ज़रब करेंगे तो आपको 5.5 घंटे निकल आएंगे। कितने? 5.5 घंटे निकल आएंगे। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। पूरे मुल्क के लिए अब यहां से ही हम स्टैंडर्ड टाइम को नापते हैं। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको IST, वहां हमने GMT पढ़ा, ग्रीनिच मीन टाइम, यहां पढ़ते हैं इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बिकॉज द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस फॉलोइंग ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। ये हमने पहले भी कहा कि हर जगह का अलग अलग अपना लोकल टाइम है, इसलिए ये है दुनिया के टाइम जोन्स। इस इमेज को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसको अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रख के देखेंगे, इसमें नीचे जो घड़ियां लगी हुई है ये दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का है। यहाँ पर मोबाइल व्यू इसका सही नहीं है, लेकिन आप वहाँ अपने नोट्स पर इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। और अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए कि ग्लोब, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड ये किस तरह से हमारे लिए काम करते हैं। तो जल्दी से हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत कम टाइम ले लेंगे, हम 4-5 मिनट इसमें ले लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। अब हमें इसमें एक्सरसाइज में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? द अर्थ इज एन ओब्लीट स्फेरॉइड। किस तरह की है ये? ओब्लीट स्फेरॉइड है। वो क्या होता है? इट इज फ्लैट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा जो है ये एक तरह से फ्लैट की तरह दिखता है, ये फ्लैट है थोड़ा सा। एंड बल्जेस इन द मिडल, और बीच में ये प्रोट्रूडेड हो गया है, जैसे किसी का पेट निकल आया है। तो इस तरह से ये बनी हुई है। द शेप ऑफ द अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। सही शेप का जो हम ज्योग्राफिकल टर्म इसको इस्तेमाल करते हैं वो है जियोइड। दैट इज एन अर्थ लाइक शेप, यानी जमीन की अपनी ही शक्ल है, ये किसी और से नहीं मिलती है, समझ रहे हैं? इसलिए इसको जियोइड कहते हैं। व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? ए ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल स्फीयर मॉडल ऑफ अर्थ। ये जमीन का वो मॉडल है जिसमें 3 डायमेंशनल है। और आप ये जानते हैं 3 डायमेंशनल किस चीज का होता है? इट गिव्स द व्यू ऑफ होल अर्थ बाय शोइंग डिस्टेंस, डायरेक्शंस, एरियाज। तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। बात समझ आई? इसमें डिस्टेंस भी आती है, डायरेक्शन भी आती है, एरिया कितना बड़ा है ये भी आ जाता है। नंबर C, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये भी हमने पढ़ा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की तरफ है, 23.5 डिग्री आपको याद रखना है और नॉर्थ लगाना है तो हो गया। द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 डिग्री एंड दैट इज नॉर्थ। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? अभी हमने पढ़ा, टॉरिड जोन पढ़ा, टेम्परेट जोन पढ़ा, फ्रिजिड जोन पढ़ा। ये हीट जोन है जमीन के 3 हीट जोन्स। क्लियर? उसके बाद व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड? ये अभी इतना हमने किया, तो हम थोड़ा सा हम इसको और कंसाइज, प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में। दे आर बोथ इमेजिनरी लाइन्स, ये याद रखना है, इमेजिनरी है। दैट फॉर्म ए ग्रिड ऑन द ग्लोब। ये ग्रिड बना जाल की तरह दिखता है फिर जमीन के ऊपर या ग्लोब के ऊपर। द लाइन्स आर सर्कल्स रनिंग ईस्ट वेस्ट आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो ईस्ट वेस्ट की तरफ जो लाइन्स जाती हैं या सर्कल्स जाते हैं उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। द वर्टिकल लाइन इज रनिंग नॉर्थ साउथ विच जॉइन टुगेदर एट 2 पोल्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो ऊपर नीचे की तरफ हमने इसको लाई है, वर्टिकल लाइन जो लगाई हैं वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं। और ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आपस में मिली हुई है। क्लियर? उसके बाद नंबर F, why does the torrid zone receives maximum amount of heat? ये टॉरिड जोन में हमने देखा कि इसमें सबसे ज्यादा है, और वहां पर हमने वो पॉइंट्स भी पढ़े क्यों ज्यादा है। द टॉरिड जोन इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न अक्रॉस द इक्वेटर। ये इक्वेटर के आसपास जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला हिस्सा है उसमें ये पाया जाता है। एंड फेसेस द मिड डे सन डायरेक्टली ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर। और इसके ऊपर जो है साल भर जो है रोशनी पड़ती है, सीधे ऊपर सिर के ऊपर पड़ती है सूरज की रोशनी। सो द हीट रिसीव्ड इज मैक्सिमम एट दिस लैटिट्यूड। लिहाजा सबसे ज्यादा हीट यहां पर ही पाई जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म है। नंबर G, व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन? ये हमने अभी पढ़ा। इन लंदन द ग्रीनिच मीन टाइम GMT इज फॉलोड। लंदन में हम GMT फॉलो करते हैं। सो द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज लोकेटेड 82 होल 1/2 डिग्रीज ईस्ट। लिखा है ईस्ट, यहां
ई कैपिटल लिखेंगे तो फिर भी क्लियर हो जाएगा। अब द प्राइम मेरिडियन, तो 82.5 डिग्री हम उससे दूर हैं, तो हम अगर ज़रब लगाएंगे 82.5 के साथ 4 मिनट का, तो वो निकलता है 5.5 घंटा। दस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT, और हम ईस्ट की तरफ है तो हम अहेड है, प्लस में है, तो इसलिए कितना प्लस है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री कितना होता है, 4 मिनट से ज़रब करके 5 घंटे 30 मिनट आता है, तो ये 5 घंटे 30 मिनट इसमें डालिए तो 5:30 बजे हैं यहाँ का। दैट इज वाई व्हेन इट इज 12 noon in London it is 5:30 PM post meridian आफ्ताब टू डोलुमुत। समझ आई वन? ओके, टिक द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन का वी वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। टिक टिक लगा हुआ है। बी फ्रिजिड जोन लाइज नियर, ये पोल्स में है, ठीक। उसके बाद है नियर, नियर लिखा हुआ है, ये पोल्स के नजदीक है। उसके बाद सी है द टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड 360 है, क्लियर। उसके बाद जो है द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को टिक आएगा, क्लियर। उसके बाद ई है ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, क्लियर। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट 23 whole 1/2 degree S, clear. The standard meridian of India is 82 whole 1/2 degree E, east, very good. The 0 degree meridian is also known as prime meridian. The distance between the longitude decreases towards poles. The Arctic circle is located in the northern hemisphere. Thanks a lot. तकरीबन 50 मिनट का हो गया है।